हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम हमारे पॉलिटिकल साइंस में एक बहुत ही इम्पोर्टेंट चैप्टर जुडिशियल रिव्यू का एक काफ़ी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, न्यायिक पुनरावलोकन से क्या तात्पर्य है, भारत में न्यायिक पुनरावलोकन की प्रकृति व महत्व बताइए। इस क्वेश्चन को देखने वाले हैं। पहले हम देखेंगे एग्जाम में क्वेश्चन क्या क्या तरीके से आ सकता है, कौन कौन से ऐसे तरीके हैं। तो यहाँ पर एक तो क्वेश्चन इस तरीके से आ सकता है कि न्यायिक पुनरावलोकन से क्या तात्पर्य है, भारत में न्यायिक पुनरावलोकन की प्रकृति व महत्व बताइए। यह क्वेश्चन आ सकता है कि भारत के सर्वोच्च न्यायालय के न्यायिक पुनरावलोकन के क्षेत्राधिकार की आलोचनात्मक दृष्टि से जांच कीजिए। या फिर क्वेश्चन आ सकता है, न्यायिक पुनरावलोकन से आप क्या समझते हैं, सर्वोच्च न्यायालय ने जनता की स्वतंत्रताओं की रक्षा के लिए इस शक्ति का किस प्रकार प्रयोग किया है। इनका आंसर देखते हैं। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आंसर काफ़ी बड़ा होने वाला है, तो आप वीडियो को पूरा देखिएगा। अगर आपको इसका पीडीएफ नोट्स चाहिए तो आप टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं, जहां मैं इसका पीडीएफ आपको देने वाली हूँ। सबसे पहले हम देखेंगे न्यायिक पुनरावलोकन का अर्थ क्या है। तो न्यायपालिका की वह शक्ति जिसके माध्यम से वह व्यवस्थापिका और कार्यपालिका द्वारा निर्मित कानूनों और नियमों को गैर संवैधानिक पाए जाने पर शून्य घोषित करे, तो उसे क्या कहते हैं, न्यायिक पुनरावलोकन कहते हैं। देखो, जैसे कोई कार्यपालिका और व्यवस्थापिका कोई कानून बनाती है और वह गैर संवैधानिक है, तो उसे न्यायपालिका हटा देती है, वही न्यायिक पुनरावलोकन कहलाता है। ठीक है। अन्य शब्दों में हम देखें तो न्यायिक पुनरावलोकन से तात्पर्य सर्वोच्च न्यायालय द्वारा संविधान और उसकी सर्वोच्चता की रक्षा करने की व्यवस्था से। यदि संघीय या फिर राज्य विधानमंडलों द्वारा संविधान का अतिक्रमण किया जाता है, अपने निश्चित सीमाओं के बाहर कानूनों का निर्माण किया जाता है, या फिर मौलिक अधिकारों के विरुद्ध कानूनों का निर्माण किया जाता है, तो सर्वोच्च न्यायालय इस प्रकार के किसी भी कार्य को अवैध घोषित कर सकता है। सर्वोच्च न्यायालय की इस शक्ति को क्या कहते हैं, न्यायिक पुनरावलोकन कहते हैं। अब हम देखते हैं न्यायिक पुनरावलोकन की आवश्यक शर्तें। तो कौन सी शर्तें हैं यहाँ पे, एक तो पहली आती है लिखित और कठोर जो संविधान है, न्यायिक पुनरावलोकन की सबसे आवश्यक शर्त है। ठीक है। दूसरा है राज्य की संघीय व्यवस्था, अर्थात विषयों का संघ सरकार और राज्य सरकार में विभाजन। ठीक है। और तीसरी क्या है, संविधान में नागरिकों के मौलिक अधिकारों का प्रावधान। अब हम देखेंगे भारतीय संविधान में न्यायिक पुनरावलोकन का आधार। तो न्यायिक पुनरावलोकन के दो आधार हैं। पहला क्या है, व्यवस्थापिका की सर्वोच्चता का सिद्धांत, और दूसरा संविधान की सर्वोच्चता का सिद्धांत। तो ब्रिटेन में व्यवस्थापिका की सर्वोच्चता का सिद्धांत प्रचलित है, जबकि अमेरिका में संविधान की सर्वोच्चता का सिद्धांत प्रचलित है। भारतीय संविधान में स्पष्ट रूप से किसी भी सिद्धांत का उल्लेख नहीं है, लेकिन झुकाव जो है वो ज़्यादा संविधान की सर्वोच्चता की ओर है। तो भारत जो है उसमें संविधान संशोधन व्यवस्थापिका के द्वारा संविधान के अनुच्छेद 368 के माध्यम से उसमें दी गई प्रक्रिया को अपनाकर किया जाता है। ठीक है। तो भारत में पूर्ण रूप से यह तो नहीं कहा जा सकता कि संविधान की सर्वोच्चता के सिद्धांत को अपनाया गया है, लेकिन व्यवस्थापिका को संविधान संशोधन की शक्ति देकर उसमें कुछ कमी जरूर की गई है। अतः यह कहा जा सकता है कि व्यवस्थापिका संविधान के मूल भाग को छोड़कर संविधान में संशोधन कर सकती है। ये काफ़ी इम्पोर्टेंट है। मूल भाग जो है संविधान का, इसमें बहुत सारे केस हुए हैं, डोंट फॉरगेट, इसमें बहुत केस हैं। गोलकनाथवाद सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट, केशवानंद भारती, ठीक है, ये सारे इसमें ही आए हैं कि इसके जो मूलभूत ढांचा है उसमें कोई परिवर्तन नहीं कर सकता। ठीक है, कोई भी। तो यहाँ पर क्या है कि न्यायपालिका भी व्यवस्थापिका से पूर्ण रूप से संविधान की रक्षा के मामले में स्वतंत्र नहीं है। तो भारतीय संविधान में न्यायिक पुनरावलोकन की शक्ति से संबंधित प्रावधान देखें तो भारतीय संविधान के अनुच्छेद 13, 32, 226, 131 और 132 सर्वोच्च न्यायालय को कानून की वैधता का परीक्षण करने, मौलिक अधिकारों के संबंध में राज्यों के मध्य विधि निर्माण की शक्तियों के विभाजन का स्वरूप निश्चित करने के संबंध में। ठीक है। तो भारत में दो प्रकार के न्यायिक पुनरावलोकन है। पहला कौन सा है, संघात्मक व्यवस्था, और दूसरा मौलिक अधिकार। भारत में न्यायिक पुनरावलोकन की भूमिका हम देखें तो भारत में न्यायिक पुनरावलोकन की शक्ति संविधान में उल्लिखित है, और सर्वोच्च न्यायालय के द्वारा समय समय पर इसका प्रयोग कर अनेक महत्वपूर्ण निर्णयों को संशोधित किया गया है।
और असंवैधानिक घोषित किया गया है। सबसे पहले कौन से हैं? 1950 में निवारक निरोध अधिनियम के खंड को अवैध घोषित करके सर्वोच्च न्यायालय ने न्यायिक पुनरावलोकन की शक्ति का प्रयोग किया था। कब किया था? 1950 में। कौन से में? निवारक निरोध अधिनियम के खंड को, ठीक है, अवैध घोषित करने में। नेक्स्ट हुआ था गोलकनाथवाद 1967। बाद में बैंकों का राष्ट्रीयकरण 1970, राजाओं के प्री-विपर्स 1970, केशवानंद भारती 1975 एंड मिनर्वा मील बनाम भारत संघ 1980। 1992 में 3 भाजपा सरकारों को बर्खास्त करने के प्रश्न। 2016 में गोवा एवं अरुणाचल प्रदेश में सत्तारूढ़ सरकारों को बर्खास्त करने के मामले। ये सब क्या है? न्यायिक सक्रियता के आधार पर सर्वोच्च न्यायालय में महत्वपूर्ण निर्णय दिए गए थे इन सब के ऊपर, ठीक है, न्यायिक पुनरावलोकन में। तो भारत में न्यायिक पुनरावलोकन की शक्ति का प्रयोग और उसकी जो भूमिकाएं कौन कौन से हैं एक बार देखते हैं। एक बार सबसे पहले आता है संविधान के मूल ढांचे का निरंतर बढ़ता दायरा। तो भारत में जो सर्वोच्च न्यायालय है उसके प्रमुख कर्तव्य संविधान के मूल ढांचे की रक्षा करना है, ठीक है। समय समय पर न्यायालय के निर्णयों ने व्यवस्थापिका और कार्यपालिका को यह बताया कि संविधान के मूल ढांचे में परिवर्तन नहीं किया जा सकता है। 1973 में केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य के वाद में सर्वोच्च न्यायालय ने इस प्रकार की व्याख्या की थी कि बाद में 42वें संविधान संशोधन द्वारा अनुच्छेद 368 में जोड़े गए जो खंड 4 और 5 थे उनको अवैध घोषित करके न्यायिक पुनरावलोकन के अधिकार को संविधान संशोधन पर भी सुरक्षित रखा था, ठीक है। 1980 में मिनर्वा मील बनाम भारत संघ के वाद में न्यायालय ने स्वतंत्रता, प्रजातंत्र, संघवाद, कानून का शासन, मूल अधिकार, न्यायिक पुनरावलोकन को संविधान की मूल भावना बताया। 1994 में भाजपा सरकारों को बर्खास्त करने के मुद्दे पर पंथ निरपेक्षता को संविधान का मूल ढांचा बताया, उसकी व्याख्या की गई, ठीक है। इस प्रकार सर्वोच्च न्यायालय ने समय समय पर संविधान की सर्वोच्चता के लिए संविधान संशोधन तथा सरकार के निर्णयों में न केवल संशोधन किया बल्कि उन्हें गैर संवैधानिक भी घोषित किया, ठीक है। नेक्स्ट आता है मूल अधिकारों और नीति निर्देशक तत्वों में सामंजस्य स्थापित करना। अब ये क्या है? तो उच्चतम न्यायालय ने अपने निर्णयों के द्वारा मूल अधिकारों और राज्य के नीति निर्देशक तत्वों में सामंजस्य स्थापित करने के सामाजिक और आर्थिक उत्थान के उद्देश्यों को गति दी है, ठीक है। सर्वोच्च न्यायालय ने मूल अधिकारों के अध्याय में राज्य शब्द की परिभाषा को उत्तरोत्तर व्यापक अर्थ देते हुए राज्य द्वारा निर्मित या संचालित सभी संस्थाओं को इसके अंतर्गत ले लिया है और उनके विरुद्ध मूल अधिकारों को लागू किया जा सकता है। उसके प्राण और दैहिक स्वतंत्रता के अधिकार को बहुत अधिक व्यापक बना दिया है। अब इसमें जीविका का अधिकार, शिक्षा का अधिकार, सम्मानपूर्वक जीने का अधिकार, अनेक अधिकार शामिल किए गए हैं। नीति निर्देशक तत्वों के निःशुल्क विधिक सहायता, समान कार्य के लिए समान वेतन और कमजोर वर्गों से संबंधित कानूनों का उदार विवेचन कर सर्वोच्च न्यायालय ने नीति निर्देशक तत्वों की महत्ता को बढ़ाया है। बाद में आती है न्यायिक सक्रियता, थर्ड पे, ठीक है। क्या है इसमें? तो जब व्यवस्थापिका और कार्यपालिका अपने निर्धारित कर्तव्यों को पूरा न करें और सर्वोच्च न्यायालय उन्हें कर्तव्य पालन की हिदायत दे तो इस प्रकार की न्यायपालिका की कार्यवाही को न्यायिक सक्रियता कहा जाता है। दूसरे शब्दों में देखें तो न्यायपालिका औपचारिक प्रक्रिया के स्थान पर अनौपचारिक प्रक्रिया के माध्यम से जनहित से संबंधित समस्याओं का संज्ञान कर सरकार को निर्देश दे, तो इसे क्या कहते हैं? न्यायिक सक्रियता कहते हैं। सर्वोच्च न्यायालय के अतिरिक्त उच्च न्यायालय भी अनुच्छेद 144, अनुच्छेद 32 और अनुच्छेद 226 के तहत न्यायिक सक्रियता को बढ़ावा दे सकते हैं। कौन कौन से अनुच्छेद है? आर्टिकल 144, आर्टिकल 132, आर्टिकल 226, ठीक है। ये 3 आर्टिकल है, 144, 32 एंड 226 आर्टिकल, ओके। नाउ नेक्स्ट आता है न्यायालय की निरंतर बढ़ती भूमिका। इसमें क्या है? तो भारत में न्यायालय के कार्य क्षेत्र में निरंतर वृद्धि हो रही है। अब सर्वोच्च न्यायालय सामान्य कार्यों के अतिरिक्त गरीबों और पिछड़े जो संबंधित मुद्दे हैं उन पर स्वयं और स्वप्रेरित संज्ञान लेकर राज्य और केंद्र सरकार को निर्देश जारी करता है। वहीं प्रदूषण, सफाई, स्वास्थ्य जैसे मुद्दों पर न्यायपालिका की जागरूकता अत्यंत ही महत्वपूर्ण है। सर्वोच्च न्यायालय ने सरकारी नौकरियों में आरक्षण के मुद्दे को न केवल हल किया बल्कि उसमें क्रीमी लेयर की अवधारणा को भी स्पष्ट किया। आप मुझे कमेंट जरूर कीजिएगा कि क्रीमी लेयर की अवधारणा क्या है। व्यावसायिक पाठ्यक्रमों के कॉलेज में ली जाने वाली जो कैपिटेशन फीस है उसको अवैध ठहराया था। अतः वर्तमान में जो सर्वोच्च न्यायालय है उसके न्यायिक पुनरावलोकन की शक्ति भारत में न्यायपालिका की भूमिका में वृद्धि का कारक है और इसकी सक्रिय भूमिका ने
तो इसे जनता के हित का प्रमुख आधार स्तंभ बना दिया है। ठीक है, अब देखते हैं हम न्यायिक पुनरावलोकन की प्रकृति। क्या है न्यायिक पुनरावलोकन की प्रकृति? तो इसे हम कई बिंदुओं के आधार पर स्पष्ट करेंगे। देखते हैं, पहले हम करेंगे इसको विधायी क्षमता या सार तत्व का सिद्धांत। तो विधायी क्षमता के सिद्धांत को सार तत्व का सिद्धांत भी कहते हैं। इसके अनुसार न्यायालय को यह तय करने का अधिकार है कि व्यवस्थापिका के जिस कानून का जनता के द्वारा विरोध किया गया है, क्या वह उसके निर्माण का अधिकार भी रखती है या नहीं। तो विधानमंडल अपनी विधायी क्षमता का उल्लंघन तो नहीं कर रहे, यदि ऐसा करते हैं तो न्यायालय उसे अवैध घोषित कर सकता है। भारत में न्यायिक पुनरावलोकन का आधार कानून द्वारा स्थापित प्रक्रिया है, अर्थात सर्वोच्च न्यायालय यह देखेगा कि राज्य विधानमंडल अथवा संसद कानून का निर्माण करने में संविधान द्वारा प्रदान की गई अपनी कानून निर्माण क्षमता का उल्लंघन तो नहीं कर रहे। यदि ऐसा है तो न्यायालय उसे असंवैधानिक घोषित कर सकता है। न्यायालय कानून की प्रकृति संविधान या फिर असंवैधानिक जो तय करते हैं, न उचित या अनुचित। इसके ठीक विपरीत अमेरिकी न्यायालय क्या तय करता है कि कानून उचित है या अनुचित है, क्योंकि यहाँ अवैध शक्तियों का सिद्धांत यानी ड्यू प्रोड्यूसर ऑफ लॉ है। ठीक है, तो पृथक्करणता का सिद्धांत देखें तो इस सिद्धांत के अनुसार क्या होता है, न्यायालय को कानून को वैध और अवैध भागों में पृथक करने का अधिकार है। यदि किसी कानून का कोई भाग, खंड या अंश संविधान का उल्लंघन करता है और उसका शेष भाग संवैधानिक है, तो न्यायालय पूरे कानून को अवैध घोषित कर सकता है। शेष संवैधानिक भाग को प्रभावित बना देगा। इस प्रकार न्यायालय पृथक्करण के सिद्धांत पर कानून के असंवैधानिक भाग को अलग कर सकता है। उत्तरोत्तर व्याख्या का सिद्धांत देखें तो भारत में न्यायपालिका ने समय समय पर निर्णय देकर संविधान की पवित्रता की रक्षा की है। सामान्य क्या होता है कि न्यायालय अपने पूर्व के निर्णय को रद्द नहीं करते, लेकिन भारत में जो न्यायालय है इस प्रकार के निर्णय दिए हैं जिनसे इसने अपने पूर्व के निर्णय को भी प्रभावित किया है। कई बार तो निर्णय बिल्कुल ही उल्ट गए थे। भारत में 1952 से 1980 तक सर्वोच्च न्यायालय ने जो निर्णय दिए उसमें अपने पूर्व के निर्णयों को रद्द कर नए निर्णय दिए थे, और संविधान के मूल ढांचे की व्याख्या भी न्यायालय ने एक साथ नहीं बल्कि समय और परिस्थिति के अनुसार की है। ठीक है, फोर्थ आता है संवैधानिक भावना का सिद्धांत। तो भारत में न्यायालय संवैधानिक भावना के सिद्धांत का पालन करते हुए निर्णय देते हैं। न्यायालय प्रतिबंधों का निर्धारण औचित्य के आधार पर करते हैं। जब व्यवस्थापिका और कार्यपालिका सार्वजनिक सुरक्षा, व्यवस्था या राष्ट्रीय अखंडता और सार्वजनिक नैतिकता या स्वास्थ्य आदि के नाम पर नागरिकों के मूल अधिकारों पर प्रतिबंध लगाती है, तो न्यायालय इस बात का निर्धारण करता है कि लगाए गए प्रतिबंध उचित हैं या नहीं। इसी सिद्धांत के आधार पर नवंबर 1997 में सुप्रीम कोर्ट ने केरल उच्च न्यायालय के उस फैसले की पुष्टि की जिसमें यह कहा गया था कि राजनीतिक दलों या श्रमिक संगठनों के आह्वान पर आयोजित बंद असंवैधानिक व गैर कानूनी है। ठीक है, नाउ नेक्स्ट आता है संवैधानिक परिकल्पना का सिद्धांत। नाउ नेक्स्ट आता है हमारे पास संवैधानिक परिकल्पना का सिद्धांत। तो इस सिद्धांत में यह भावना निहित है कि न्यायपालिका निर्णय देते समय संविधान की शक्तियों का उल्लंघन नहीं करेगी और न ही अतिक्रमण करेगी। वह किसी भी ऐसे कानून का निर्माण नहीं कर सकती जो संवैधानिक भावना के विपरीत हो। अतः न्यायालय अपने निर्णयों में इस बात का ध्यान रखते हैं कि संविधान और उसकी भावना का अतिक्रमण न हो। नेक्स्ट आता है पंथ निरपेक्षता की अवधारणा। तो भारतीय संघ व्यवस्था में धर्म निरपेक्षता के आधार पर राज्य की निर्वाचित सरकारों को भी बर्खास्त कर दिया जाता था, लेकिन 1992 में केंद्र सरकार द्वारा 3 राज्य, कौन से, राजस्थान, मध्य प्रदेश और हिमाचल प्रदेश की सरकारों को पंथ निरपेक्षता के आधार पर बर्खास्त किया गया। तब क्या हुआ था, इस मामले में न्यायाधीश SR पांडियन की अध्यक्षता में बनाई गई संवैधानिक पीठ ने 11 मार्च 1994 को जो निर्णय दिए थे उसमें कुछ व्यवस्थाएं दी थी। कौन सी थी वो? पहली थी पंथ निरपेक्षता संविधान का मूल ढांचा है और इसके तहत राज्य सरकार को बर्खास्त कर राष्ट्रपति शासन लागू करना वैध है। दूसरा क्या दिया था कि किसी भी राज्य में राष्ट्रपति शासन लागू करने से संबंधित मंत्रिमंडल की राय न्यायालय की जांच के अधीन है। और तीसरा,
केंद्र सरकार मनमाने तरीके से राज्य सरकार को बर्खास्त नहीं कर सकती है, इसका स्पष्ट कानूनी आधार होना चाहिए। न्यायपालिका के द्वारा समय समय पर इस प्रकार के निर्णय दिए गए जिससे न केवल न्यायपालिका की निष्पक्षता का पता चला बल्कि केंद्र व राज्य सरकारों द्वारा संविधान की मनमानी व्याख्या करने पर भी नियंत्रण हुआ। न्यायिक पुनरावलोकन का महत्व प्रजातांत्रिक, संघीय और सभ्य समाज में निर्विवाद है। संघ व राज्य सरकारों के क्षेत्राधिकार के विवादों का निपटारा, संविधान की रक्षा और कार्यपालिका व्यवस्थापिका पर निर्णय, नागरिक अधिकारों की सुरक्षा आदि के लिए न्यायिक पुनरावलोकन की शक्ति आवश्यक है। भारत में न्यायिक पुनरावलोकन स्वस्थ लोकतांत्रिक परंपरा को गतिशील बनाए रखने के लिए भी क्या है, आवश्यक है। अब हम देखते हैं लास्ट टॉपिक है हमारा इस क्वेश्चन का, सर्वोच्च न्यायालय के न्यायिक पुनरावलोकन की सीमाएं क्या क्या हैं। तो भारतीय संविधान में सर्वोच्च न्यायालय को न्यायिक पुनरावलोकन की शक्ति प्राप्त है, लेकिन यह व्यापक रूप में नहीं है। उस पर कुछ सीमाएं हैं जो कौन कौन सी हैं। पहली है, भारत में न्यायिक पुनरावलोकन का क्षेत्र इस कारण अपेक्षाकृत सीमित है कि संघ और राज्य के मध्य कानून निर्माण की शक्तियों का विभाजन पर्याप्त विस्तार के साथ कर दिया गया है, जिसके संबंध में अंतिम शक्ति किसको प्राप्त है, केंद्र को प्राप्त है। दूसरा है, भारत में प्रत्येक मौलिक अधिकार के साथ साथ उसकी सीमाएं भी संविधान में निश्चित कर दी गई हैं, जिसके कारण न्यायिक पुनरावलोकन का क्षेत्र सीमित हो गया है। तीसरा आता है, भारतीय संविधान में संशोधन की प्रक्रिया आवश्यकता पड़ने पर लचीली व आवश्यकता पड़ने पर कठोर है, इसलिए संविधान संशोधन की प्रक्रिया सहज होने के कारण न्यायिक पुनरावलोकन का क्षेत्र सीमित हो जाता है। नेक्स्ट आती है, कुछ कानून भारतीय संविधान में ऐसे हैं जिन्हें किसी भी न्यायालय में चुनौती नहीं दी जा सकती है, इस कारण से भी न्यायिक पुनरावलोकन का क्षेत्र सीमित हो जाता है। बाद में है, भारत में न्यायाधीशों की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा की जाती है, इस कारण भी न्यायिक पुनरावलोकन का क्षेत्र सीमित हो जाता है। लास्ट है इसका, संविधान द्वारा अंतर्राज्यीय जल के बंटवारे से संबंधित विवाद संसदीय कानून द्वारा निपटाए जाने की व्यवस्था है, इसमें भी न्यायिक पुनरावलोकन का क्षेत्र सीमित हो जाता है। तो इससे क्या स्पष्ट होता है कि भारत में न्यायिक पुनरावलोकन अमेरिकी संविधान की भांति विस्तृत नहीं है, इस पर कुछ सीमाएं लगाकर इस क्षेत्र को क्या कर दिया गया है, सीमित कर दिया गया है। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और किस तरह की वीडियो चाहिए इसके लिए आप मुझे कमेंट कर सकते हैं। PDF नोट्स के लिए आप मेरे टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं, जिसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे रही हूँ। ऑल द बेस्ट।